हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्रैक्टिस फोकस्ड जेई चैनल। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस्ट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि पिछले सालों में कितने पीवाईक्यूज किस सेक्शन से आए हैं, दैट इज इंटीजर टाइप या सिंगल चॉइस टाइप, किस टॉपिक से ज़्यादा आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा प्रिवेल करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स से सॉल्व किया जा सकता है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी एक्यूरेसी किस तरीके से बेटर हो सकती है, हमारी स्पीड किस तरीके से बेटर हो सकती है, जिसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। पर सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है विच इज रिलेटेड टू दी ओपन टेस्ट। ओके, इस लिंक को एक्सेस करें, क्लिक करें और ओपन टेस्ट अटेम्प्ट करें और ये जानें कि आपकी प्रिपरेशन कितनी रफ्तार से चल रही है। इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक छोटे से एनालिसिस के थ्रू। दिस इज द एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन द पास्ट ईयर्स, यानी 2025 से 2022 का। 2022 में अगर आप देखें, सो देयर वर 15 क्वेश्चंस, आउट ऑफ व्हिच 6 to 7 क्वेश्चंस वर इंटीजर टाइप एंड 8 to 9 क्वेश्चंस वर सिंगल चॉइस टाइप। यानी लगभग बराबर का ही मामला था, जितने क्वेश्चंस इंटीजर टाइप में आए थे उतने ही क्वेश्चंस सिंगल चॉइस में आए थे। इसका ये भी कारण हो सकता है कि उस टाइम पे द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर क्वेश्चंस वर 10, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने थे। 2023 में इट गोज टू 16, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16, 6 to 7 इंटीजर टाइप, 9 to 10 सिंगल चॉइस टाइप। अगेन मामला लगभग बराबर है। ये बराबर होने का थोड़ा सा कारण ये भी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, इसीलिए ये दोनों सेक्शंस के लिए इक्वली वैलिड हो जाता है। 2024 में अगर आप देखें सो क्वेश्चंस इंक्रीज्ड, 18 क्वेश्चंस आए हैं, 7 to 8 इंटीजर टाइप, 10 to 11 सिंगल चॉइस टाइप। अब तक मामला बराबर चल रहा है। 2025 में हल्का सा चेंज हुआ, 23 क्वेश्चंस यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ गए एंड 3 to 4 इंटीजर टाइप यानी इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस कम हो गए और सिंगल टाइप आंसर टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा हो गए। तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस एंड अगर इसको मैं आगे ट्रेंड प्रोजेक्ट करता हूं तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सिंगल चॉइस टाइप क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। अगेन ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है टू सम अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पैटर्न किस हिसाब से चेंज हुआ है। ओवरऑल एनालिसिस अगर आप देखें तो 23, 18, 16 एंड 15, इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक जेई मेन के हिसाब से इंपॉर्टेंट तो है, इससे डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। हम ये भी देखेंगे आज कि कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या ये इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अगर इजी है तो फिर उसको कैसे और कब अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फराड or Faraday needed to reduce 1 mole of Cr2072 minus to Cr3 plus. We'll start off with a simple question यानी, so अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ तो I have Cr2072 minus goes to Cr3 plus. हम सीधे सीधे इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करें तो एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैं 2 करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा +6 into 2 और यहाँ पे ऑब्वियसली हो जाएगा +3 into 2। एक काम करते हैं, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ये 12 है, +12 और यहाँ पे ये +6 है। सो +12 से +6 जाने के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू यू नीड? 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां से यहां जाने के लिए बेसिकली यू नीड 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 farad is basically the charge which is present in 1 mole electrons. 1 farad क्या होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 into 6.023 into 10 to the power 23. So 1 farad is basically charge of 1 mole electrons. तो यहाँ पे मुझे 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 मोल इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑब्वियसली 6 फराड, एंड इसका आंसर भी है 6 फराड। सो सिंपल रेडॉक्स बैलेंसिंग के थ्रू आप नंबर ऑफ फराड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीटी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फॉर अ गिवन रिएक्शन Sn2 plus goes to Sn and Sn4 plus goes to Sn, दोनों रिडक्शन हो रहे हैं। The electrode potentials are this and this.
द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4+ टू SN2+ इज। यानी बेसिकली मुझे ये पता करना है कि SN4+ जब SN2+ में रिड्यूस होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, राइट। सो अगर मैं पहला वाला रिएक्शन देखूं तो पहला वाला रिएक्शन मैं ऐसे लिख देता हूं, SN4+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गोज टू SN, और दूसरा वाला रिएक्शन हो जाएगा SN2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू SN। अगर मैंने इन दोनों रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे मेरा डिजायर्ड रिएक्शन मिल जाएगा, SN4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू SN2+। ये मेरा डिजायर्ड रिएक्शन है, बट द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट ऐड द EMF डायरेक्टली। EMF एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो EMF को हम ऐड नहीं कर सकते, पर हम गिब्स फ्री एनर्जी को ऐड कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड गिब्स फ्री एनर्जी को मैं लिखता हूं ΔG1, इससे रिलेटेड मैं लिखता हूं ΔG2, एंड जो फाइनल मेरा रिएक्शन है इससे रिलेटेड मैं जो गिब्स फ्री एनर्जी वो लिखता हूं ΔG3। तो अगर इस इक्वेशन के थ्रू मैं जाऊं तो इक्वेशन के थ्रू मैं लिख सकता हूं ΔG3 इज इक्वल टू ΔG1 माइनस ΔG2। सही है। नाउ आई डोंट हैव द वैल्यू ऑफ ΔG, पर ΔG को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ΔG इज इक्वल टू माइनस NF E0, तो इसको लिख सकते हैं माइनस N3F E03, जो बेसिकली मुझे कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू माइनस N1F E01 माइनस N2F E02। अगर मैं यहां से माइनस और F को हटा दूं, यानी माइनस नेगेटिव साइन से डिवाइड कर दिया और F से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाता है N3 इंटू E03 इज इक्वल टू N1 इंटू E01 माइनस N2 इंटू E02। इसको आप एक छोटा सा ट्रिक भी मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको सपोज 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो 1 में से अगर आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है N1 E01 माइनस N2 E02। सिमिलरली आप ऐड करके भी लॉजिक निकाल सकते हैं, तो या तो आप ये लंबे प्रोसेस पे जाएं। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता है, एडिशन वेडिशन वाला लॉजिक थोड़ा सा कम होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, ये नहीं बोला सारे केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आप ये थोड़ा सा एक लॉजिक याद रख लें कि N3 E03 माइनस N1 E01 माइनस N2 E02, इस लॉजिक के हिसाब से ही होगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ N3 मेरे पास क्या है, N3 मेरे पास है 2, क्योंकि SN4+ से SN2+ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया ये 2। E03 मेरे को कैलकुलेट करना है, मैं इसको x ले लेता हूँ। N1 मेरे पास है 4 एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.01, सो 4 इंटू 0.01 आ गया सीधा सीधा ये माइनस N2 मेरे पास अगेन 2 है, आप इस रिएक्शन से देख सकते हैं कि N2 मेरे पास 2 है और उसकी वैल्यू माइनस 0.14 है। सो माइनस इंटू माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं माइनस 0.14। तो जब मैं यहां से ओवरऑल कैलकुलेट करता हूं तो मेरा x अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है 0.16, ये मेरा x निकल के आता है, यानी करेक्ट टर्म्स में अगर मैं इसका आंसर दूं तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा यहाँ पे 60। दिस इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे PYQs में नॉर्मली, तो ये अपीयर करते रहते हैं, हो सकता है इस सेशन के पेपर में ना आए, अगले सेशन के पेपर में आए। तो ये क्वेश्चन काफी वो है, फ्रीक्वेंट है या फेमस है कह सकते हैं आप। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, आसानी से हो भी जाता है, करेक्ट आंसर भी मिल जाता है, इनएक्यूरेसी के चांसेस कम है और टाइम भी कम लगता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल पोटेंशियल फॉर द गिवन सेल एट 298 केल्विन, ये मेरा सेल है, is 0.31. The pH of the acidic solution is found to be 3, whereas the concentration of copper 2 plus is 10 to the power minus 6 molar. The value of X is. मेरे हिसाब से जब भी आपके पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन होता है, मैं हर क्वेश्चन को सेल रिएक्शन लिख के शुरू करता हूं, मेरे लिए चीजें कंफर्टेबल हो जाती है, मुझे पता चलता है कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि रिएक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, हाइड्रोजन प्लस, मैं इतना चूंकि हम जेई मेंस के लिए सॉल्व कर रहे होते हैं तो इतना स्टेट्स वगैरह पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्यूशन ही अप्रोच करते हैं। सो ये हो गया H2, ये हो गया कॉपर 2 प्लस, ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ H प्लस और ये हो जाएगा कॉपर। सो दिस विल बी द ओवरऑल रिएक्शन। कॉपर का मुझे पता ही है सॉलिड है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कॉपर से। दूसरी चीज, मुझे E0 कैलकुलेट कर लेना चाहिए।
सो ई नॉट इज इक्वल टू कैथोड प्लस एनोड। सो कैथोड मेरा 0.34 है ही, एनोड मेरा 0 है, तो ये सीधा 0.34 हो गया। एनोड 0 क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन सेल है, हाइड्रोजन सेल का ई नॉट 0 होता है। ई नॉट भी मुझे मिल गया। अब मैं अगर यहाँ से नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ तो नर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, मेरे को बोल रखा है कि 0.06 लेना है, बहुत अच्छे, 0.06 डिवाइडेड बाय, इस रिएक्शन से अगर मैं देखूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हाइड्रोजन के लिए भी 2 है, कॉपर के लिए भी 2 है, तो n हो जाएगा मेरा 2 लॉग ऑफ, यहां पर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। ये हो गया मेरा नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इन सब की वैल्यूज मुझे पता ही है, ई माइनस ई नॉट में आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, 0.31 माइनस 0.34 यानी 0.03, तो ये सीधा 0.03 आ गया नेगेटिव में, माइनस 0.03 इज इक्वल टू माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ। नॉर्मली मैं कैलकुलेशंस एंड की तरफ करता हूँ, बिकॉज जब मेरा फॉर्मूला एंड फॉर्मूले में सारी चीजें सेट हो जाती हैं तो कैलकुलेशन एंड की तरफ करेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा लीनियर अप्रोच रहता है, बाकी द चॉइस इज योर्स। सो H प्लस, मेरे को एसिडिक मीडियम में pH पता है 3 है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो गया 10 टू द पावर -3, ये हो गया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन मुझे कैलकुलेट करनी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, सो ये भी एक अच्छी बात है, कॉपर 2 प्लस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड और मतलब वो सारी चीजें कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मतलब आई कैन कैंसिल दिस आउट 0.03, फिर मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, फिर मैं लॉग ऑफ 10 टू द पावर -6 के हिसाब से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओवरऑल जब आप पूरी वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, तो पूरी वैल्यू डालने के बाद आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाता है 10 टू द पावर -7, विच इज बेसिकली x इज इक्वल टू 7। तो यहां से हम डायरेक्टली x इज इक्वल टू 7 निकाल सकते हैं। मेन प्रॉब्लम आपको तभी तक होगी जब तक आप नर्स्ट इक्वेशन फॉर्मुलेट कर रहे हैं। एक बार आपने नर्स्ट इक्वेशन फॉर्मुलेट कर लिया, उसके बाद आपका आंसर बहुत आराम से निकल जाएगा। मूविंग अहेड, the molar conductivity of a conductivity cell filled with 10 moles of 20 ml NaCl is lambda या delta 1. This is small delta, so delta 1. And that of 20 moles another identical cell having 80 ml of NaCl is delta 2. ठीक है, the conductivity is exhibited by these two cells are same, यानी कप्पा दोनों का सेम है। So the relationship between delta 2 and delta 1 is, तो अगर मैं सीधा ये करूं तो मैं ये कर सकता हूं कि चूंकि कंडक्टिविटी सबकी सेम है, सो डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 2 इज इक्वल टू मोलारिटी 2 डिवाइडेड बाय मोलारिटी 1, यानी मेन लॉजिक किसका है? मोलारिटी का है, ठीक है। अब मैं मोलारिटी कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं m1 कैलकुलेट करूं तो m1 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 20, विच इज बेसिकली 500, एंड m2 इज इक्वल टू 20 into 10 to the power 3 divided by 800, sorry, divided by 80, my bad, divided by 80, which is basically 250. तो m1 by m2 मेरे को मिल गया। अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो m2 हो जाता है 250 डिवाइडेड बाई 500, तो ये बेसिकली 1/2 का रेशियो आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा 1। सो डेल्टा 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा 1, एक ही ऑप्शन है मेरे पास, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ए। तो यहाँ पे भी आप देखें कि एक छोटे से लॉजिक के थ्रू हम आराम से रेशियो लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं दूसरे चैप्टर्स के लिए भी बोलना चाहूंगा, नॉट ओनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जहां पे रेशियो लेने का मौका है, रेशियो ले लीजिए, चीजें आसानी से हो जाती हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The standard electrode potential of M3 plus to M2 plus for vanadium, chromium, manganese and cobalt are these values. The metal ion which can liberate hydrogen from a dilute acid. ठीक है, अब हाइड्रोजन को dilute acids का क्या हिसाब किताब है वो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए एक मेरा मेटल है, वो मैं HCl के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, HCl एक dilute acid मान लेते हैं, ये हो जाता है सपोज MCl और ये हो जाता है H2, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन, पर हुआ क्या? हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ, मेटल ऑक्सीडाइज हुआ, या मेटल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल। मैं रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू समझाना ज्यादा आसानी समझता हूं क्योंकि वैल्यू भी वही है हमारे पास। जितने ऐसे मेटल हैं जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, यानी वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं,
यानी वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। और जितनी की भी 0 से ज्यादा है यानी पॉजिटिव है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप रिड्यूस होना चाह रहा है, तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल, मेरे को दे भी रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, किसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। तो अगर आप देखें तो वेनेडियम का नेगेटिव है, दैट इज -0.26, और आप देखें तो क्रोमियम का नेगेटिव है -0.41। मैंगनीज के लिए प्लस हो जाता है 1.57 एंड कोबाल्ट के लिए प्लस 1.97। यानी वेनेडियम और क्रोमियम ही दो ऐसे एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन को आराम से एसिड सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देंगे। सो इसका आंसर ऑटोमेटिकली आंसर सी हो जाता है। सो एज यू कैन सी द आंसर इज सी। नाउ ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा टाइम सेविंग क्वेश्चन है, और आपको लगता है ऐसा नहीं आता है तो आप देख सकते हैं PYQ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ज्यादा कैपिटलाइज करने की कोशिश करें, जल्दी सॉल्व करें, और जो टाइम बचता है उसको दूसरे क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अच्छे खासे न्यूमेरिकल और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The following figure shows dependence of molar conductance of two electrolytes on concentration. Delta is the limiting molar conductivity. The number of incorrect statements, ये ध्यान देना जरूरी है, अक्सर लोग इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ के जवाब दे आते हैं। नंबर 1, lambda naught m for electrolyte A is obtained by extrapolation. यानी ये कह रहा है कि A को अगर मैं धीरे धीरे एक्सट्रापोलेट करूं तो मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकता हूं। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये ग्राफ है किसके। तो अगर आप देखें तो जो ए वाला ग्राफ है, वो ए वाला ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला ग्राफ है, यानी ए जो मेरा है दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एंड बी जो मेरा है दैट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये मुझे ऑलरेडी पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को मैं एक्सट्रापोलेट कर सकता हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को मैं एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकता, ये कहीं जाके मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सो स्टेटमेंट ए इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। Limiting molar conductivity for electrolyte A is obtained by extrapolation, not possible. B का कर सकते हैं हम, statement number 2. So A is one of our answers, मैं कहूँगा कि ये incorrect है। B, for electrolyte B, molar conductivity versus square root of concentration graph is a straight line with intercept equal to limiting molar conductivity. सही बात है, ये इधर टच करेगा, it will give you limiting molar conductivity. So B does not suit our criteria, incorrect नहीं है, ये correct है। C, at infinite dilution the value of degree of dissociation approaches 0 for an electrolyte. ये तो सीधा सीधा गलत है, क्योंकि at infinite dilution when V goes infinite alpha approaches 1, अल्फा 0 नहीं अप्रोच करता। सो ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा C भी इनकरेक्ट है। तो अभी तक तो दो स्टेटमेंट मिल गए। Molar conductivity for any electrolyte A or B can be calculated by using lambda naught for individual ions. कोलरॉशूल ये कहता है कि limiting molar conductivities of individual ions will give you the limiting molar conductivity of that compound. हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कर सकते हैं, पर कर सकते हैं, यानी डी वाला स्टेटमेंट भी सही है, डज नॉट सूट आवर क्राइटेरिया। सो ए एंड सी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 2। यहाँ पे दो ऐसे स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, सो द आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। Let's move on to the next one. The equilibrium constant for the reaction is 1 into 10 to the power 20 at 298 Kelvin. The magnitude of standard electrode potential of Sn to Sn2 plus if zinc 2 plus to zinc is minus 0.76 is okay. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि कहीं से टाइम बचाना है तो कहीं पे यूटिलाइज करना है, ये यूटिलाइजेशन वाला आ गया, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अगर मैं इक्वेशन लिखूं, सो इक्वेशन है E naught is equal to 0.059 divided by n into log of k. Now एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे 0.06 नहीं यूज किया है। एग्जामिनेशंस में थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा, स्पेशली इंटीजर टाइप्स में, कि अनलेस एंड अनटिल आपको मेंशन किया गया है कि 2.303 RT डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू 0.06, अगर ये मेंशन नहीं है तो इसको जबरदस्ती यूज मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका वैल्यू थोड़ा इधर से उधर हो जाए। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं ई नॉट कैलकुलेट करूंगा तो ई नॉट तो फिलहाल मैं एक्स ले लेता हूँ क्योंकि मुझे ई नॉट यहीं से कैलकुलेट करना है। एन मेरा हो जाएगा 2, सो यहाँ से हो जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द पावर 20। सो ये बेसिकली 0.059 इंटू 10 दैट इज 0.59 आ गया। ई नॉट आ गया मेरे पास। अब ई नॉट बेसिकली क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन प्लस टिन का रिडक्शन। तो ये जो ई नॉट है तो मैं ई नॉट ऑफ SN2 प्लस 2 SN अभी x ले लेता हूं, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूं 0.59 इज इक्वल टू x प्लस 0.76। बाकी तो सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो बस सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब मैं फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 0.17। 10 टू द पावर -2 के टर्म्स में आंसर देना है तो x इज इक्वल टू 17। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मेक श्योर आप 0.06 ना लें, क्योंकि इसका आंसर 17 है और अगर आप 0.06 लेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर आ सकता है। इसीलिए मेरा सजेशन है कि जब तक मेंशन ना हो क्वेश्चन में 0.06 यूज करना, तब तक यूज ना करें, थोड़ा सा अवॉइड ही करें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The electrode potential of the following half cell at 298 Kelvin, x goes to x2 plus and y2 plus goes to y is this, E naught is this। मुझे इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, बेसिकली अगेन डिपेंडेंट ऑन नर्स्ट इक्वेशन। नाउ जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन होता है मैं सबसे पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ एंड ई नॉट कैलकुलेट कर लेता हूँ। मेरे लिए वो दो चीजें थोड़ी सी सोल्यूशन को लीनियर कर देती हैं। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y2 प्लस गोज टू x2 प्लस प्लस y, ठीक है। y एंड x दोनों मेरे सॉलिड हैं इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी नहीं गई है। y2 प्लस मेरे पास दिया गया है 10 टू द पावर -2 और x2 प्लस दिया गया मेरे पास 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -3, आई एम सो सॉरी, 10 टू द पावर -3, ठीक है। नाउ अगर मैं नर्स्ट अब ई नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं नर्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले। सो ई नॉट अगर मैं इसका कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा 0.36 प्लस 2.36, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल है और x ऑक्सीडाइज कर रहा है तो 0.36 ये हो गया 12.7 2.72। सो ई नॉट आ गया 2.72 वोल्ट्स। अब यहां से मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, मेरे को 0.06 दिया हुआ है, बिकम सो इजी, तो 0.06 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ। अब लॉग ऑफ लिखता हूं मैं यहाँ पे x2 प्लस डिवाइडेड बाई y2 प्लस, एंड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी मेरे पास है ही, सो दिस बिकम्स ई नॉट माइनस 0.03 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों वैल्यू है, घूम फिर के 10 टू द पावर -1 आ जाएगा, तो ये ई नॉट में बेसिकली ऐड हो जाएगा। तो 2.72 प्लस 0.03 आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। ई नॉट 2.72 है एंड 0.03 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ये बेसिकली 1 है। तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो दिस बिकम्स 2.75। अब अगर आप आंसर देखें तो 10 टू द पावर -2 में देना है तो 275 के आसपास इसका आंसर हो जाना चाहिए, यानी इसका आंसर एग्जैक्टली 275 आ जाता है। क्वेश्चन में दिए गए डेटा पे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा करें, ठीक है। रिएक्शन लिखें, ई नॉट कैलकुलेट करें, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड by the electrolysis of zinc sulfate solution with a steady current of 0.015 ampere for 15 minutes is। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस का है एंड सिंपल फार्मूले से आ सकता है। सो इलेक्ट्रोलिसिस का फार्मूला बोलता है W इज इक्वल टू ZIT डिवाइडेड बाई 96500। बाकी थोड़ा ऑब्वियसली कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट है। सो ZIT का मतलब हो गया, सबसे पहले हम Z कैलकुलेट करेंगे, तो Z हो जाएगा मेरा, Z इज इक्वल टू द मोलर मास 65.4 डिवाइडेड बाय n फैक्टर हो जाएगा मेरे पास 2। I मेरे पास है, T मेरे पास है। T को याद रखना कि हमेशा सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो ये अगर मैं पूरा लिखूं तो ये हो जाएगा 65.4 इंटू 0.015 इंटू 15 इंटू 60 बेसिकली 900 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 96500 इंटू 2, राइट। ओवरऑल बस कैलकुलेशन ही करना है, तो जब आप इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं सो द आंसर कम्स आउट एज 46।
0.0046 आता है, which basically in 10 to the power minus 4 terms 46 आ जाता है, एंड एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, तो आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है. Let's move on to the next question. The reduction potential of ions is given below. So these are the reduction potentials of the ions given below. The correct order of their oxidizing power is. So इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर देगा. जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, सो फ्लोरीन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि सारे चूंकि पॉजिटिव में है तो किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है. तो मैग्नीट्यूड BrO4 माइनस का ज्यादा है, फिर IO4 माइनस है, फिर ClO4 माइनस है. आप सिंपल कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट द ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस. सो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. अगेन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक छोटे से आइडिया से क्वेश्चन सॉल्व हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेटल दैट आर एम्प्लॉयड इन द बैटरी इंडस्ट्रीज आर. अब लोग ना नॉर्मली ये सोचते हैं कि बैटरी से कैसा क्वेश्चन आ सकता है. जैसा ये आ जाएगा कि रिचार्जिंग का रिएक्शन बताओ, लेड स्टोरेज का, या डिस्चार्जिंग का बताओ. लुक एट दिस क्वेश्चन, बिल्कुल अनोखा क्वेश्चन. सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना जरूरी है, ठीक है. और हमें जितना पढ़ाया गया, जितना एनसीईआरटी में, हम उसी से आंसर देंगे. जैसे आयरन के बारे में हमने कहीं बैटरी में पढ़ा नहीं, तो ठीक है, फॉर अस होता होगा, वी हैव नॉट स्टडीड अबाउट इट. मैंगनीज, यस, लेक्लांज सेल में मैंगनीज MnO2 यूज होता है, राइट, ड्राई पेस्ट के साथ. निकल, यस, निकल कैडमियम बैटरी. क्रोमियम नहीं पढ़ा, एंड क्रोमियम ज्यादा रिएक्टिव है तो होगा भी नहीं. कैडमियम, यस, कैडमियम मर्क्यूरी की बैटरी होती है. सो द करेक्ट आंसर इज कि मैंगनीज, निकल और कैडमियम, ये तीनों के तीनों बैटरी में यूटिलाइज किए जा सकते हैं. सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर कम्स आउट एज ऑप्शन नंबर सी. अगेन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा. बैटरी वाले सेक्शन को प्लीज नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, उसे बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है. So make sure you attempt those questions definitely. Let's move on to the next one. Identify the factor from the following that does not affect electrolytic conductance of a solution. ये सॉल्व करने से पहले एक और चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा मैं. आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के कंपैरिजन में स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आते हैं. डिसेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने देख लिए विच आर स्टेटमेंट क्वेश्चंस. तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इससे दोनों तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और ऑलमोस्ट इक्वल नंबर पे आ सकते हैं. लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन. सो आइडेंटिफाई द फैक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन. ठीक है. द नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड होता है, मोल्टन और एक्वस के हिसाब से चेंज करता है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ऑब्वियसली. द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, सही बात है, अगर इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेट कर गया तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, सो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगा. नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज्ड, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे कंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता. आप प्लैटिनम लो, कार्बन लो, आप उस मेटल का इलेक्ट्रोड लो, तो उस पे टेक्निकली ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस उस पर डिपेंड नहीं करता. सो इसका ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी. क्योंकि बाकी तीनों पे डिपेंड करेगा कंडक्टेंस, सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ आयंस, कॉन्सेंट्रेशंस, ये सब फैक्टर्स हैं, but nature of electrode से कोई फर्क नहीं पड़ता. Let's move on to the next question. The value of conductivity of some materials are 2.1 into 10 to the power 3, 1 into 10 to the power minus 16, 1.2 into 10 to the power 1, 3.91 into 3.91, 1.5 into 10 to the power minus 2, and 1 into 10 to the power minus 7, 1 into 10 to the power 3. The number of conductors are. Easy है. Conductivity आपको दी गई है. कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हाई होगी, सेमीकंडक्टर्स की बीच में होगी, इंसुलेटर्स की बिल्कुल कम होगी. सो इसमें कितनी ज्यादा है? 1, 2, 3, 4 और बाकी नहीं, जस्ट अ सेकेंड. 1, 2, 3, 4. हाँ, 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 16. Obviously these are related to semiconductors and insulators. So obviously 4 values हैं. So the answer would be 4 for this question. Again a simple question. सीधे सीधे क्वेश्चन से आंसर आ जाता है. Let's move on to the next one. The potential for the given half cell at 298 Kelvin is some 10 to the power minus 2. This is the
ओके तो मुझे इसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ई नॉट तो मेरे पास ऑलरेडी 0 है ही, तो अगर मैं ईएमएफ कैलकुलेट करूं तो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 मुझे दे रखा है डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, ये 1 है, ठीक है। ई नॉट मेरे पास 0 है, सो ई इज इक्वल टू माइनस 0.03 इंटू लॉग ऑफ ये हो गया 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ये हो गया 1 होल स्क्वायर। लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो 0.3 इंटू 0.03 हम सीधा यहाँ से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द आंसर बेसिकली इज क्लोजर टू द नियरेस्ट इंटीजर विल बी क्लोजर टू 1, क्योंकि 0.03 इंटू 3 करेंगे तो मतलब 0.009 आ जाएगा, एंड 10 टू द पावर -2 के उसमें आंसर देना है। सो ऑब्वियसली द क्लोजेस्ट आंसर विल बी 1 फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the reaction given to you. In the above diagram, the standard electrode potentials are given in volts. The value of E Fe2 minus 2 E Fe2 plus. यानी बेसिकली मेरे को यहां से यहां तक का कैलकुलेट करना है। ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ठीक है। इसको मैं E1 ले लेता हूं, इसको मैं E2 ले लेता हूं। तो अगर मैं E1 का रिएक्शन लिखूं तो हो जाएगा FeO4 2 माइनस गोज टू Fe3 प्लस, और यहां पे रिएक्शन लिखूं तो ये हो जाएगा Fe3 प्लस गोज टू Fe2 प्लस। सो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को सिंपली ऐड कर देता हूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा, पर अगेन मैं इनको ऐड नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ई नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो यानी मैं इसका लिख देता हूं डेल्टा G1, ये लिख देता हूं डेल्टा G2। सो डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। डेल्टा G3 अगेन मैं NF सीधा काट देता हूँ, तो मैं NF अगर सीधा काट देता हूँ, सॉरी F और माइनस काट देता हूँ, N नहीं काट सकता। सो डेल्टा G3 अगर देखें तो डेल्टा G3 के लिए मेरा N फैक्टर क्या रहेगा? यहाँ पे Fe +6 में है, यहाँ पे Fe +2 में है, तो N फैक्टर 4 हो जाता है। तो ये 4 इंटू एक्स कर लेते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा G1। डेल्टा G1 ये है, अगेन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, सो ये 3 इंटू 2 के आसपास आ जाएगा, प्लस अगर E2 करते हैं तो यहाँ पे N फैक्टर तो 1 ही है, सो 1 इंटू 0.8। सो x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाई 4, विच इज आई थिंक क्लोजर टू 1.7 समवेयर। सो इसका आंसर सीधा सीधा 1.7 आ जाता है। अगेन मैंने आपको कहा था कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आते हैं। आपने वहां पे भी एक क्वेश्चन देखा था, आप 2025 में भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं। ये काफी कॉमन टाइप है, तो थोड़ा सा यूज टू हो जाए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। O2 gas will be evolved as a product of electrolysis of, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी एक डिसेंट टॉपिक है, जिसमें हम ब्राइन का पढ़ाते हैं, कॉपर का पढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का पढ़ाते हैं। तो वहां से अगर आपको थोड़ा सा कंटेंट याद हो तो आप ये सोल्यूशन डायरेक्टली कर सकते हैं उसको बिना कुछ लंबा चौड़ा यूज किए। लाइक एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो सिल्वर रिड्यूस होगा, सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा, ये हमें पता है। सो पहले वाले केस में तो नहीं होगा, सिल्वर रिड्यूस होगा, सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा। अगर मान लीजिए मुझे ईएमएफ नहीं भी पता है, तो मुझे इतने तो जानकारी है कि मेटलर्जी के टाइम पे सिल्वर प्योर इलेक्ट्रोड जो होता है वो मेरा कैथोड होता है और इम्प्योर वाला एनोड होता है। तो अगर मैं सिल्वर या कॉपर ऐसे केसेस में सेम इलेक्ट्रोड यूज करता हूं तो ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड थिंग जो होती है वो सेम चीज की होती है। तो एक तरह से प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर सैंपल हो गया ये। तो सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा, सिल्वर रिड्यूस होगा। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। एक्वा सोल्यूशन में पॉसिबल है क्योंकि वाटर कैन ऑक्सीडाइज टू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक्वस के केस में ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑक्सीजन रिलीज हो सकता है, और ऑक्सीजन रिलीज होगा तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली एनोड पे ही रिलीज होगा, राइट। तो ये -1.23 होगा। अगर मैं ओवर पोटेंशियल भी ऐड कर देता हूं तब भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। सो बी कैन बी द आंसर। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पॉसिबल है। एक तरफ हाइड्रोजन आ सकता है, एक तरफ ऑक्सीजन आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। A high concentration of solution of H2SO4 using platinum electrode, ये नहीं होगा,
ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कैथोड पे हाइड्रोजन इवॉल्व होता है और एनोड पे पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड S4O8 2- वो इवॉल्व होता है। सो ऑब्वियसली इन दोनों ऑप्शंस को तो देख के इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज BNC। दोनों डाइल्यूट सॉल्यूशंस में ऑक्सीजन निकल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड में नहीं निकलेगा, एंड अगर सेम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रिलेटेड टू द बैटरीज एंड अ वेरी फेमस क्वेश्चन। सो एक तरफ मेरे को एप्लीकेशंस दिए हुए हैं और एक तरफ मेरे को बैटरीज दी गई है। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में वो पेंसिल वाली बैटरी लगती है, दैट इज बेसिकली लिकलान सेल, तो ए का हो जाएगा 3 लिकलान सेल। हेरिंग एज में वो बटन वाली सेल लगती है, दैट इज जिंक मर्क्यूरी, ठीक है। इन्वर्टर्स में हमारा रिचार्जिंग होता है, चार्जिंग होता है, दैट इज सेकेंडरी सेल चाहिए मुझे, दैट इज लेड स्टोरेज सेल। और अपोलो स्पेसशिप ऑब्वियसली हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो A3, B1, C4 एंड D2। सो ऑब्वियसली इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ml of a mixture of CH3COH and HCl is titrated against 0.1 molar NaOH solution conductometrically. Which of the following statement is correct? Now conductometric titration is the last part of this chapter and conductometric titration से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एंड ये काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है अगर आप देख सकते हैं तो, ठीक है। लेट्स लर्न हाउ टू सॉल्व दिस, इसको कैसे सॉल्व करें। इसमें सिंपल आइडिया ये है कि जब तक ये सीधे स्टूप कर रहा है यानी 2 ml तक, तब तक स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेट हो रहा होगा, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक है और मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस डाला हूं, तो पहले स्ट्रॉन्ग बेस एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी इस पॉइंट तक HCl टाइट्रेट हो चुका है और इस पॉइंट नेक्स्ट 3 ml में हमारा CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड टाइट्रेट हो चुका है। इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास इस ग्राफ से मिल जाती है। ऑब्वियसली आफ्टर दिस वी हैव ऑक्सीडेशन कर्व, सॉरी नॉट ऑक्सीडेशन कर्व, माय बैड। आफ्टर दिस वी हैव आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, एंड पॉइंट के बाद वाली चीज है 5 ml के बाद। सो पहला स्टेटमेंट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज 0.005। अब ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट मैं ऐसे कर सकता हूं कि फॉर HCl मैं लिख सकता हूं मोलैरिटी इनटू 40 ml इज इक्वल टू 0.1 into 2 ml. So m is equal to 0.2 divided by 40, that is 0.005. अगर मैं बाकी बिना कैलकुलेट किए सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू देखूं तो मेरे को डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी सीधा मिल गया, बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज 0.005। ये तो सीधा यहां से मिल गया। अगर मान लीजिए फॉर एसिटिक एसिड में कैलकुलेट करना चाहता हूं दैट इज CH3COH, तो मैं सिंपली कैलकुलेट कर सकता हूं m into 40 is equal to 0.1 into 3, so m is equal to 0.3 divided by 40, जो कतई घूम फिर के कभी भी 0.005 तो नहीं आएगा। CH3COH is neutralized first followed by neutralization of HCl. Absolutely incorrect. हमेशा strong acid strong base के साथ पहले react करेगा। Point C indicates the complete neutralization of HCl. नहीं, point B indicates the complete neutralization of HCl. So from all this data, obviously मेरा आंसर सीधा सीधा आ जाता है B, the concentration of HCl in the original mixture is 0.005। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़े बहुत टिप्स, थोड़े बहुत ट्रिक्स मिले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, so please make sure you subscribe this channel. Number 2, there is a link in the description related to the open test. Please attempt the open test and identify कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। Thank you very much and best of luck.